Hey everybody, welcome to our revision lecture on the Indian Partnership Act 1932. So this is Unit 2 Relation of Partners which is starting from Section 9. तो शुरू करते हैं हमारा ये रिवीजन लेक्चर। सेक्शन 9 टॉक्स अबाउट जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, यानी कि पार्टनर की जनरल ड्यूटीज क्या रहेंगी, बेसिक ड्यूटीज क्या रहेंगी इन रिलेशन टू हिज पार्टनरशिप। ठीक है, तो पार्टनरशिप जो है इसका सेक्शन 9 जो है इसकी हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। कौन कौन से 3 पॉइंट्स हैं? पहला ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, दूसरा बी जस्ट एंड फेथफुल और तीसरा रेंडर ट्रू अकाउंट्स। पहला पॉइंट किस बारे में बात करता है कि पार्टनर्स जो है वो क्या इंश्योर करेंगे, वो ये इंश्योर करेंगे कि जो बिजनेस है फर्म का वो ओवरऑल फर्म के एडवांटेज पर चलाया जा सके, यानी कि सारे पार्टनर्स फर्म की ओवरऑल ग्रोथ पर फोकस करेंगे, ना कि सिर्फ उनकी पर्सनल ग्रोथ पर। ठीक है, दूसरा पॉइंट बोलता है बी जस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर, यानी कि सारे पार्टनर्स एक दूसरे के प्रति क्या रहेंगे, फेयर रहेंगे और फेथफुल रहेंगे, बिकॉज पार्टनरशिप इट इज बेस्ड ऑन द रिलेशन ऑफ ट्रस्ट। तो अगर फेथफुल नहीं होंगे पार्टनर्स या फिर फेयर नहीं होंगे एक साथ में, तो फिर पार्टनरशिप का जो रिलेशन है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ऐसे में उनको क्या रहना रहेगा, जस्ट एंड फेथफुल रहना पड़ेगा एक दूसरे के साथ में। एंड तीसरा पॉइंट है रेंडर ट्रू अकाउंट्स एंड फुल इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल थिंग्स अफेक्टिंग द फर्म, यानी कि हर पार्टनर की ड्यूटी है कि वो क्या करे, सारे जो अकाउंट्स है, जो भी इंफॉर्मेशन है फर्म से रिलेटेड वो दूसरे पार्टनर को प्रोवाइड करे, वो भी सही। या फिर कोई पार्टनर जो है उसकी डेथ हो चुकी है तो ऐसे में उसकी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को क्या किया जाएगा, ट्रू अकाउंट्स एंड फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 9। सेक्शन 10 पर आते हैं, ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड, यानी कि अगर कोई पार्टनर फ्रॉड करता है और उसके फ्रॉड के कारण अगर फर्म को लॉस इनकर करना पड़ जाता है तो ऐसे में वो पार्टनर क्या करेगा, फर्म को उस लॉस के लिए इंडेमनीफाई करेगा, उसकी क्षतिपूर्ति करेगा, यानी कि उसको क्या करेगा, रीइंबर्स करेगा, कॉम्पनसेट करेगा। सेक्शन 11 पर आ जाते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। सेक्शन 11 क्या बात करता है, सेक्शन 11 सिर्फ इतनी सी बात करता है कि पार्टनर्स चाहें तो आपस में क्या कर सकते हैं, आपस में अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट कर म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज को डिसाइड कर सकते हैं। और उसमें वो ये भी प्रोवाइड फॉर कर सकते हैं कि अगर कोई पर्सन फर्म में पार्टनर है तो पार्टनर रहते वो कोई और बिजनेस कैरी ऑन नहीं करेगा, और ये जो क्लॉज है, ये जो अग्रीमेंट है वो पूरी तरीके से क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर हो सकता है कि पार्टनर्स को लगता है कि अगर कोई पार्टनर दूसरा बिजनेस भी कैरी ऑन करेगा तो हो सकता है कि वो फर्म जो है उसके बिजनेस को ज़्यादा डिवोशन ना दे सके, वो क्या हो जाए, वो डाइवर्ट हो जाए। ऐसे में अगर वो ये अग्रीमेंट डालते हैं कि पार्टनर रहते आप कोई और बिजनेस नहीं कर सकते, आप कोई और काम नहीं कर सकते, तो ये अग्रीमेंट भी पूरी तरीके से वैलिड माना जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन 12 पर, कंडक्ट ऑफ बिजनेस। यहाँ पर हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं। कंडक्ट ऑफ बिजनेस में क्या है, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर, यानी कि अगर आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है पार्टनर के बीच में तो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट की मानो, लेकिन अगर आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, सेक्शन 12 के जो प्रोविजंस है वो प्रीवेल करेंगे। तो यहाँ पर कौन कौन से प्रोविजंस लिखे हुए हैं हम देखते हैं। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, यानी कि हर एक पार्टनर का वैसे तो क्या राइट है कि वो बिजनेस के कंडक्ट में पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन अगर आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है कि कोई पार्टनर जो है वो कंडक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, फर्म के जो डे टू डे बिजनेस है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से वैलिड माना जाएगा। तो यहाँ पर जो भी हम प्रोविजंस पढ़ने वाले हैं सेक्शन 12 में वो क्या रहेंगे, वो अगर चाहें पार्टनर्स तो कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा क्या कर सकते हैं, उसमें कुछ वेरिएशन कर सकते हैं, कुछ उसका ऑपोजिट भी दे सकते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या, एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड डिलीजेंटली टू हिज ड्यूटीज इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, यानी हर एक पार्टनर की ये ड्यूटी है कि जो भी बिजनेस का कंडक्ट है उसमें क्या करे, उसको डिलीजेंटली अपना पार्ट निभाए, सो दैट अगर वो क्या करता है, नेग्लिजेंटली कुछ काम करता है तो ऐसे में वो क्या हो जाएगा, वो लायबल हो जाएगा। तो हर एक पार्टनर को इंश्योर करना है कि वो फर्म की जो भी ड्यूटीज़ है उनको क्या करे, डिलीजेंटली पूरा करे। उसके बाद में क्या है, अगर वेयर एनी डिफरेंस अराइजेज, अगर कोई डिफरेंस अराइज होता है तो ऐसा क्या, तो उसमें क्या हो जाएगा, जो मेजोरिटी है उनकी चलेगी, यानी कि अगर कहीं भी पार्टनर्स के बीच में किसी भी डिसीजन के रिगार्डिंग कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो क्या चलेगा, मेजोरिटी शैल प्रिवेल।
लेकिन अगर यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, अगर नेचर ऑफ बिजनेस में चेंज करने के रिगार्डिंग आपके बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो फिर आपको क्या करना रहेगा, सारे के सारे अगर पार्टनर्स की कंसेंट मिली है तो ही आप उसको चेंज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। यानी कि अगर नेचर ऑफ बिजनेस आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको सारे पार्टनर्स की कंसेंट लगेगी। फोर्थ पॉइंट पर आ जाते हैं, डी पॉइंट, every partner whether active or sleeping is entitled to have access to any of the books of accounts of the firm and to and take out their inspect and to take out a copy thereof। यानी कि सारे पार्टनर चाहे वो एक्टिव हो या फिर चाहे स्लीपिंग हो, उसके पास ये राइट है कि वो क्या कर सकता है, फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक्सेस कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है और उसकी कॉपी ले सकता है। और उसके बाद में दिया हुआ है कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो फिर उस केस में उसकी जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है या फिर जो एयर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं और उसकी कॉपी ले सकते हैं। तो ये हमारे होते हैं 5 पॉइंट कंप्लीट सेक्शन 12 की। कौन कौन से पॉइंट थे यहाँ पर देखते हैं हमारे शॉर्ट नोट्स में। सेक्शन 12, I will provide these links to these notes, short notes as well as the detailed notes। कौन कौन से पॉइंट पढ़े हमने, टेक पार्ट इन द बिजनेस, अटेंड ड्यूटीज diligently। कौन कौन से पॉइंट्स पढ़े हमने, I will provide you the copy of I will provide you the link to download these notes। I will provide you link to download these notes, both short as well as detailed notes, right। तो आ जाते हैं हमारे सेक्शन 12 के फिर से डिस्कशन पर। कौन कौन से पॉइंट्स पढ़े थे हमने, पहला टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, दूसरा अटेंड डिलीजेंटली ड्यूटीज, तीसरा क्या है, अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है तो मेजोरिटी शैल प्रिवेल, लेकिन अगर नेचर ऑफ बिजनेस चेंज हो रहा है तो सारे पार्टनर्स की कंसेंट लगेगी। उसके अलावा पार्टनर्स का राइट टू एक्सेस, इंस्पेक्ट एंड टेक कॉपी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। उसके अलावा लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स या फिर जो एयर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, कॉपी, एक्सेस और इंस्पेक्ट कर सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स की। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन 13 पर, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़। यहाँ पर है हमारे पास 6 पॉइंट्स याद करने के लिए। कौन कौन से पॉइंट्स है वो हम देखते हैं। पहला क्या है, रिम्यूनरेशन के रिगार्डिंग। रिम्यूनरेशन है उसके लिए कोई भी पार्टनर जनरली तो एंटाइटल्ड नहीं रहेगा, लेकिन अगर आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है या फिर कस्टम है या फिर बाय कोर्स ऑफ डीलिंग इम्प्लाइड है तो ऐसे में आप रिम्यूनरेशन क्लेम कर सकते हैं। इस पर आपका केस स्टडी बन सकता है कि कोई पार्टनर्स हैं जो कि फर्म में काम कर रहे हैं, उसके बाद में वो क्या करते हैं, वो नए पार्टनर को एडमिट करते हैं। अभी जो पुराने पार्टनर है वो क्या कर रहे हैं, वो कई सालों से रिम्यूनरेशन ड्रॉ कर रहे हैं, एंड ये जो न्यू पार्टनर है वो क्या करता है, रिम्यूनरेशन क्लेम करता है। तो क्या वो ऐसा कर सकता है, तो बिल्कुल कर सकता है, बिकॉज इट इज़ इम्प्लाइड बाय कोर्स ऑफ डीलिंग कि बाकी सारे पार्टनर्स का भी अगर अग्रीमेंट नहीं है फिर भी वो क्या कर रहे हैं, अगर रिम्यूनरेशन ड्रॉ कर रहे हैं तो फिर ऐसे में दूसरा पार्टनर भी क्या कर सकता है, रिम्यूनरेशन क्लेम कर सकता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट पॉइंट 1। रिम्यूनरेशन जनरली क्लेम नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक्सप्रेस अग्रीमेंट या फिर इम्प्लाइड बाय कोर्स ऑफ डीलिंग या फिर कस्टमरी है तो फिर आप रिम्यूनरेशन क्लेम कर पाओगे। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन 13 के पॉइंट बी पर। क्या पॉइंट है, प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो क्या करेंगे, आप इक्वली शेयर करेंगे, लेकिन अगर आपके बीच में कोई अग्रीमेंट है, आपका कोई और रेशियो है, तो फिर उस केस में आप क्या करोगे, उस रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस को क्लेम डिवाइड करोगे। उसके बाद में आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप अगर क्लेम कर रहे हैं तो ऐसे में सिर्फ प्रॉफिट से ही आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लेम कर सकते हैं। अगर लॉस होता है फर्म को तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लेम नहीं कर पाओगे। उसके बाद में ये भी दिया हुआ है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लेम कर कब पाओगे, तो ऐसे में या तो आपका एक्सप्रेस अग्रीमेंट है या फिर क्या है, ट्रेड कस्टम है या फिर कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, किसी और लॉ में प्रोविजन है जो कि आपको एंटाइटल कर रहा है कि आप क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन एडवांस, कितना क्लेम कर सकते हैं। अगर कोई अग्रीमेंट नहीं है तो फिर 6% पर एनम कोई भी पार्टनर अगर फर्म को एडवांस देता है तो वो क्या कर सकता है, उस एडवांस पर 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट क्लेम कर सकता है। लेकिन अगर आपके बीच में अग्रीमेंट है कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट रेट का या फिर कुछ कम इंटरेस्ट रेट का तो आप उसको चेंज कर सकते हो, उस अकॉर्डिंग क्लेम कर सकते हैं। पॉइंट ई क्या है, फर्म जो है वो क्या करेगा, पार्टनर को इंडेमनीफाई करेगा। किसके लिए, पार्टनर ने अगर
कोई एक्सपेंस इनकर किया है या फिर लायबिलिटी इनकर की है फर्म के बिहाफ पर, ठीक है। कैसे कैसे, या तो ऑर्डिनरी कंडक्ट ऑफ बिजनेस में या फिर इमरजेंसी में, तो फर्म क्या करेगी, पार्टनर को इंडेमनीफाई करेगी। और नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है वो बोलता है कि अगर फर्म जो है वो लॉस इनकर करती है, क्यों, पार्टनर के किसी विलफुल नेग्लेक्ट के कारण, तो ऐसे में पार्टनर जो है वो क्या करेगा, वो फर्म को इंडेमनीफाई करेगा। ये था हमारा सेक्शन 13। फिर से एक बार इसको रिवाइज कर देते हैं हमारे इन शॉर्ट नोट से। पहला पॉइंट था रिम्यूनरेशन के लिए। रिम्यूनरेशन जनरली आप क्लेम नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आपके बीच में अग्रीमेंट है या फिर इम्प्लाइड है या फिर ट्रेड कस्टम है तो आप क्लेम कर पाओगे। देन प्रॉफिट एंड लॉस, वैसे तो इक्वली, लेकिन आपका अग्रीमेंट है तो आप उस रेशियो में क्या करोगे, डिवाइड करोगे। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर प्रॉफिट है तो ही क्लेम कर पाओगे, लॉस है तो क्लेम नहीं कर पाओगे। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आप कब कब क्लेम कर सकते हो, या फिर आपका एक्सप्रेस अग्रीमेंट है या फिर ट्रेड कस्टम है या फिर क्या है, आप कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजन है जो कि आपको एंटाइटल कर रहा है। उसके बाद में दिया गया इंटरेस्ट ऑन एडवांस 6% पर एनम, लेकिन अगर आपका अग्रीमेंट है तो उस अकॉर्डिंग एडवांस क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद में बोलते हैं फर्म जो है वो इंडेमनीफाई करेगी पार्टनर को किसके लिए, किसी एक्सपेंस या फिर लायबिलिटी के लिए, जो कि या तो नॉर्मल कंडक्ट में किया गया है या फिर इमरजेंसी में किया गया है। और उसके बाद में लास्ट पॉइंट जो है 6th पॉइंट, वो बोलता है पार्टनर जो है वो फर्म को इंडेमनीफाई करेगा किसके लिए, किसी विलफुल नेग्लेक्ट के कारण अगर फर्म को कोई लॉस इनकर करना पड़ता है तो उसके लिए। ये था हमारा सेक्शन 13। लेट्स मूव ऑन टू सेक्शन 14। सेक्शन 14 टॉक्स अबाउट पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। ये बात क्या करता है, ये बात ये करता है कि जो फर्म की प्रॉपर्टी है उसमें इंक्लूड क्या क्या होगा। एक तो वो सारी प्रॉपर्टी जो कि जो पार्टनर्स हैं, जब वो पार्टनर बने थे तब उन्होंने एज ए कैपिटल कंट्रीब्यूशन लाया था, या फिर बाद में जब फर्म बनी चली उसके बाद में क्या हुआ, फर्म ने कोई परचेज किया या किसी और तरीके से कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर की, तो वो सारी प्रॉपर्टी किसकी प्रॉपर्टी कहलाएगी, फर्म की प्रॉपर्टी, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रैरी। लेकिन अगर आपके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रैरी है तो फिर उस कॉन्ट्रैक्ट की चलेगी। लेकिन वैसे जनरली क्या माना जाएगा, जो भी कंट्रीब्यूशन पार्टनर के द्वारा लाया गया है या फिर बाद में फर्म ने कुछ भी परचेज किया है या फिर किसी और तरीके से फर्म ने कोई प्रॉपर्टी एक्वायर की है, तो वो सारी प्रॉपर्टी फर्म की प्रॉपर्टी कहलाएगी। उसके बाद में ये भी दिया है कि फर्म की प्रॉपर्टी में गुडविल भी इंक्लूड की जाएगी, और पार्टनर्स चाहें तो क्या कर सकते हैं, उस गुडविल को सेल कर सकते हैं बाकी सारे पार्टनर्स के बेनिफिट के लिए। और पार्टनर चाहे तो ये भी अग्रीमेंट कर सकता है उस गुडविल के बायर के साथ में कि वो जो पार्टनर है वो सिमिलर टाइप का बिजनेस विद इन लोकल लिमिट्स या फिर फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम सिमिलर टाइप का बिजनेस कैरी ऑन नहीं करेगा, और ये जो अग्रीमेंट है पूरी तरीके से वैलिड माना जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। उसके बाद में प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टनर, इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया ये गया है कि जस्ट बिकॉज किसी पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी फर्म के यूज में ली जा रही है, फर्म के किसी बिजनेस यूज में ली जा रही है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो जो पार्टनर की प्रॉपर्टी है वो फर्म की प्रॉपर्टी हो गई। यानी मान लो कि किसी पार्टनर के पास में स्पेयर बिल्डिंग पड़ी थी और उसमें क्या किया गया, फर्म का ऑफिस ओपन कर लिया गया, कोई रेंट का अग्रीमेंट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो जस्ट बिकॉज फर्म जो है वो क्या कर रही है, पार्टनर की प्रॉपर्टी को यूज कर रही है, तो क्या इसका मतलब ये होगा कि ये जो प्रॉपर्टी है वो फर्म की हो गई? नहीं, ये प्रॉपर्टी अभी भी पार्टनर की ही मानी जाएगी। लेकिन ये भी जो क्लॉज है वो क्या है, सब्जेक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रैरी। यानी कि अगर पार्टनर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि ये जो पार्टनर की प्रॉपर्टी है क्योंकि फर्म यूज कर रही है, फर्म की प्रॉपर्टी हो गई है, तो फिर उस कॉन्ट्रैक्ट की मान लो। लेकिन जनरली क्या हो जाएगा, जनरली ऐसा नहीं होगा। आपको क्या मानना है, पार्टनर की प्रॉपर्टी अगर फर्म के द्वारा यूज भी की जा रही है तो भी वो पार्टनर की ही प्रॉपर्टी रहेगी। ये था हमारा सेक्शन 14। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन 15 पर, एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। यानी कि जो फर्म की प्रॉपर्टी है वो किस में यूज की जानी चाहिए, फर्म के ही बिजनेस में। लेकिन अगर आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, पार्टनर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है कि फर्म की जो प्रॉपर्टी है उसको पार्टनर पर्सनल यूज में भी ला सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल फर्म की जो कार है, वैसे तो क्या होता है जनरली बिजनेस में यूज होती है, लेकिन पार्टनर्स चाहें तो उसको क्या कर सकते हैं, वीकेंड पर यूज कर सकते हैं, तो ये अग्रीमेंट भी वैलिड कहलाएगा। लेकिन वैसे अगर आपके बीच में कोई अग्रीमेंट नहीं है तो फिर
फर्म की जो प्रॉपर्टी है वो आप फर्म की ही बिजनेस के यूज में लाएंगे, पार्टनर्स जो है उसका पर्सनल यूज नहीं कर सकते हैं। वही बात यहाँ दी हुई है, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर, प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म शैल बी हेल्ड एंड यूज्ड बाय पार्टनर्स एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस के पर्पस के लिए फर्म की प्रॉपर्टी को यूज लाया जाएगा। लेट्स हेड टुवर्ड्स सेक्शन 16, पर्सनल प्रॉफिट अर्न बाय पार्टनर्स। ये क्या बात करता है? सेक्शन 16 बात करता है कि अगर पार्टनर क्या करता है, पार्टनर फर्म के किसी क्लाइंट का या फिर फर्म की किसी प्रॉपर्टी का या फिर किसी बिजनेस कनेक्शन का यूज करके क्या करता है, पर्सनल प्रॉफिट डिराइव करता है। तो ऐसे में वो पार्टनर क्या करेगा, फर्म को वो सारा प्रॉफिट अकाउंट फॉर करेगा, यानी कि रिटर्न करेगा। वही बात यहाँ लिखी हुई है, एक बार पढ़ लेते हैं। वेयर अ पार्टनर डिराइव्स एनी प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ बाय एनी ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म और फ्रॉम द यूज ऑफ प्रॉपर्टी और बिजनेस कनेक्शन ऑफ द फर्म और फर्म नेम, he must account for the profit and pay to the firm, यानी कि ये सारा प्रॉफिट आपको क्या करना पड़ेगा, फर्म को रिटर्न करना पड़ेगा। उसके अलावा where a partner carries on a competing business, he must account for and pay to the firm all profits made by him in that business, यानी कि अगर पार्टनर रहते हुए फर्म से कोई कॉम्पिटिंग बिजनेस को कैरी ऑन करता है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वो सारा प्रॉफिट भी जो है वो फर्म को रिटर्न करना पड़ेगा। ये सेक्शन 16 भी जो है वो क्या है, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अगर पार्टनर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है कि जो पार्टनर है वो क्या कर सकता है, कॉम्पिटिंग बिजनेस कैरी ऑन कर सकता है या फिर फर्म की बिजनेस कनेक्शन का यूज कर सकता है, देन वेल एंड गुड, देन आप करो, आपसे प्रॉफिट नहीं मांगा जाएगा। लेकिन अगर आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है टू कॉन्ट्ररी, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारा प्रॉफिट रिटर्न करना पड़ेगा। Let's come to section 17, rights and duties of partners after a change in firm, यानी कि अगर फर्म में कोई चेंज होता है तो उसके बाद में फर्म के जो पार्टनर्स हैं उनके राइट्स एंड ड्यूटीज क्या क्या रहेंगे। काफ़ी सिंपल सा सेक्शन है और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। चेंज जो होता है फर्म में वो किस तरीके से हो सकता है, वो उसके लिए क्या बोला गया है, या तो कोई पार्टनर आता है, व्हेन अ पार्टनर कम्स इन, व्हेन अ पार्टनर गोज आउट, यानी कोई पार्टनर जाता है, या फिर क्या हुआ है, फर्म जो है वो किसी स्पेसिफिक बिजनेस के लिए बनाई गई थी, ठीक है, यानी कि पर्टिकुलर पार्टनरशिप थी और फर्म ने क्या किया, कोई और बिजनेस भी कैरी ऑन कर लिए, तो ये भी क्या है, ये भी चेंज माना जाएगा। उसके अलावा अगर पार्टनरशिप जो है वो फिक्स टर्म के लिए बनाई गई थी, फिक्स टर्म पार्टनरशिप थी और वो फिक्स टर्म एंड होने के बाद भी फर्म अपना बिजनेस कंटिन्यू कर रही है, तो भी ये क्या माना जाएगा, चेंज माना जाएगा। तो 4 तरीके से चेंज हो सकते हैं, अगर पार्टनर आता है, पार्टनर जाता है, अगर एडिशनल अंडरटेकिंग या एडवेंचर फर्म कैरी ऑन करती है अदर देन व्हाट वाज एग्रीड फॉर, और अगर कोई फर्म जो है वो फिक्स टर्म के लिए बनी थी और उस फिक्स टर्म के बाद में भी फर्म क्या करी, अपना बिजनेस कंटिन्यू कर रही है, तो ये 4 तरीके के चेंज माने जाएंगे। तो अगर कोई चेंज हुआ है फर्म में तो उसके बाद में पार्टनर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज रहेंगे क्या, तो इसमें सिर्फ यही बोला जा रहा है कि कोई चेंज होता भी है तो फिर पार्टनर्स की राइट्स एंड ड्यूटीज वही रहेंगे जो कि चेंज के पहले थे। एज फार एज पॉसिबल, जितना हो सकता है उतने सारे राइट्स एंड ड्यूटीज क्या रहेंगे, जैसे चेंज के पहले थे वैसे ही चेंज के बाद भी रहेंगे। ये होता है हमारा सेक्शन 17, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, इसकी जो लैंग्वेज है हम नहीं पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे सेक्शन 18 पर, पार्टनर्स टू बी एजेंट ऑफ द फर्म, यानी कि पार्टनर जो है वो क्या है, एजेंट है, किसके, फर्म के, यानी कि दूसरे पार्टनर के। हमने पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन थी उसमें पढ़ा था, बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि म्यूचुअल एजेंसी। ये जो है म्यूचुअल एजेंसी वो पार्टनरशिप का एक मेन एलिमेंट है जिसके ऊपर पार्टनरशिप जो है वो सर्वाइव करती है, पार्टनरशिप का रिलेशन जो है वो सर्वाइव करता है। इसमें हमने पढ़ा क्या था, हर पार्टनर क्या है, एजेंट है, किसका, दूसरे पार्टनर का। तो जब भी वो अपने एक्ट से दूसरे पार्टनर्स को बाइंड कर देता है तो वो क्या बन जाता है, एजेंट बन जाता है, और उसी तरीके से जब वो खुद को बाइंड कर देता है वो क्या बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है। तो एट द सेम टाइम हर पार्टनर क्या है, एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है। तो ये होता है म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशन, वही यहाँ पर कोट किया गया है, अ पार्टनर इज द एजेंट ऑफ द फर्म फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं हर पार्टनर क्या माना जाएगा, एजेंट माना जाएगा। द पार्टनर इंडीड वर्चुअली एम्ब्रेसेस द कैरेक्टर ऑफ बोथ द प्रिंसिपल एंड एन एजेंट so far as he acts for himself and in his own interest in the common concern of the partnership,
he may properly be deemed as a principal, and so far as he acts for other partners he may be properly deemed as an agent. ठीक है, तो वो प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है, और हर पार्टनर क्या है, ऐसे ही हर एक दूसरे पार्टनर का क्या है, एजेंट है, और खुद के लिए वो प्रिंसिपल है. तो ये क्या है, प्रिंसिपल म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशन है. नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन 19 पर. सेक्शन 19 टॉक्स अबाउट इम्प्लाइड ऑथोरिटी. इम्प्लाइड ऑथोरिटी क्या होता है? इम्प्लाइड ऑथोरिटी ये होता है कि हर एक पार्टनर जो पार्टनरशिप में रिलेटेड है, एक्टिव पार्टनर है, बिजनेस कर रहा है, तो वो अपने एक्ट से क्या कर सकता है, दूसरे पार्टनर्स को बाइंड कर सकता है, लेकिन प्रोवाइडेड कि वो जो एक्ट है वो क्या किया गया हो, यूजुअल बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, नॉर्मल कंडक्ट से रिलेटेड होना चाहिए, और फर्म के नेम में किया जाना चाहिए, या फिर कोई ऐसी इंटेंशन शो करना चाहिए कि वो जो बिजनेस है वो किसके नाम पर किया जा रहा था, फर्म के नाम पर. तो अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो हर एक पार्टनर क्या करेगा, अपने एक्ट से दूसरे पार्टनर को बाइंड कर लेगा, और यही दूसरे पार्टनर्स को बाइंड करने की अथॉरिटी क्या कहलाती है, इम्प्लाइड अथॉरिटी. ओके, सो दिस इम्प्लाइड अथॉरिटी इज सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन. और वो रेस्ट्रिक्शन क्या थे? पहला, ये जो एक्ट है वो किससे रिलेट करना चाहिए, यूजुअल बिजनेस से, दूसरा नॉर्मल कंडक्ट से, और तीसरा फर्म के नेम में ये काम होना चाहिए, फर्म के नाम से काम किया जाना चाहिए, या फिर कोई ऐसा मैनर जो कि क्या करे, एक्सप्रेस करे या फिर इम्प्लाई करे कि फर्म को बाइंड करने की इंटेंशन थी, फर्म के नाम से वो काम किया जा रहा था. ठीक है, तो अगर ये तीनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं तो इम्प्लाइड अथॉरिटी मानी जाएगी, बाकी सारे पार्टनर जो है वो बाइंड हो जाएंगे. Thus, a partner has implied authority to bind the firm by all acts done by him in all matters connected with the partnership business which are done in the usual way and are not in their nature beyond the scope of partnership. उसके बाद में अगेन दिस वन इज इम्पॉर्टेंट, इम्प्लाइड अथॉरिटी में क्या क्या नहीं आता है. तो इम्प्लाइड अथॉरिटी में क्या क्या नहीं आता है? पहला, सबमिट अ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ द फर्म टू आर्बिट्रेशन. यानी कि अगर आपका किसी और थर्ड पार्टी के साथ में कोई डिस्प्यूट है और आपने क्या किया, पार्टनर ने जाके उसको बिना किसी से पूछे आर्बिट्रेशन में सबमिट कर लिया, तो क्या ये वैलिड माना जाएगा? क्या ये दूसरे पार्टनर्स को बाइंड करेगा? नहीं करेगा. दूसरा, ओपन अ बैंक अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म इन ओन नेम. यानी कि फर्म के नाम का बैंक अकाउंट खुद के नाम पे खोल दिया, तो क्या ये इम्प्लाइड अथॉरिटी का पार्ट है? नहीं है. तीसरा, कॉम्प्रोमाइज और रिलिंक्विश एनी क्लेम और पोर्शन ऑफ अ क्लेम बाय द फर्म. यानी कि फर्म ने क्या किया, किसी थर्ड पार्टी के ऊपर कोई क्लेम किया था और इसने, पार्टनर ने क्या किया, पार्टनर ने उस क्लेम को कॉम्प्रोमाइज कर दिया, फिर रिलिंक्विश कर दिया, तो फिर ये भी इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं आएगा. चौथा, विड्रॉ सूट और प्रोसीडिंग फाइल्ड बाय ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म. फर्म ने किसी थर्ड पार्टी के ऊपर क्या किया था, केस फाइल किया था. कोई भी पार्टनर बिना अथॉरिटी के उसको विड्रॉ नहीं कर सकता है. उसके बाद में, एडमिट एनी लायबिलिटी इन अ सूट और प्रोसीडिंग अगेंस्ट द फर्म. फर्म के अगेंस्ट किसी ने कोई प्रोसीडिंग चला के रखी है, उसको कोई भी पार्टनर बिना किसी कंसेंट, बिना किसी दूसरे पार्टनर की अथॉरिटी के जाके कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, एडमिट नहीं कर सकता. यानी कि जाके बोल नहीं सकता कि हाँ हमने ये काम किया था, हमको जेल में डाल दो, या फिर हम ही गलत हैं. ठीक है. उसके बाद में क्या है, एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म. यानी कि पार्टनर के पास में इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं है कि वो फर्म के नाम पर क्या करे, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को बाय कर ले. उसके बाद में ट्रांसफर भी नहीं कर सकता इमूवेबल प्रॉपर्टी को. और लास्ट क्या है, एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म. फर्म के बिहाफ पर कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर पाएगा. ये इसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी का पार्ट नहीं होता है. नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे सेक्शन 21 पर. सेक्शन 20 एंड देन सेक्शन 21. सेक्शन 20 टॉक्स अबाउट एक्सटेंशन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑफ पार्टनर्स इम्प्लाइड अथॉरिटी. ये जो पार्टनर की अथॉरिटी थी, इम्प्लाइड अथॉरिटी, इसको क्या किया जा सकता है, या तो बढ़ाया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है, या फिर इसको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, या तो घटाया जा सकता है. तो पार्टनर्स चाहें तो आपस में कंसेंट करके क्या कर सकते हैं, किसी भी पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटी को या तो एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, या फिर रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं. लेकिन उसमें सारे पार्टनर्स की कंसेंट लगेगी. सारे पार्टनर की कंसेंट के बिना आप ऐसा नहीं कर पाओगे. लेकिन मान लो किसी पार्टनर की जो अथॉरिटी है वो क्या थी, रेस्ट्रिक्टेड थी, उसको वो काम करना मना था. मान लो कोई ऑडिट फर्म है, सी फर्म है ABC एंड कंपनी, और इसमें ए को
मना करके रखा है कि ये किसी भी क्लाइंट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। ओके, इसकी अथॉरिटी यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड थी, लेकिन क्या थर्ड पार्टी को पता रहेगा, सारी थर्ड पार्टीज को, कि एक ही अथॉरिटी रेस्ट्रिक्टेड है और ये किसी क्लाइंट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है? नहीं पता रहेगा। तो ऐसे में एक एग्जेम्पशन है कि अगर किसी थर्ड पार्टी को पता नहीं था रेस्ट्रिक्शन के बारे में और फिर भी ये क्या किया, इस पार्टनर ने अपनी अथॉरिटी को एक्सीड कर लिया, इस अथॉरिटी के बाहर जाके अगर काम कर लिया, तो फिर इस पार्टनर का ये जो एक्ट है वो बाकी फर्म को बाइंड कर लेगा। यानी कि अगर ये जो है इसको क्लाइंट एक्सेप्ट करने से मना किया गया था और इसने क्या किया, इसने मिस्टर डब्ल्यू को एज अ क्लाइंट एक्सेप्ट कर लिया और मिस्टर डब्ल्यू को पता नहीं था कि ये जो है वो क्या है, उसकी अथॉरिटी रेस्ट्रिक्टेड है। तो ऐसे में ये जो क्लाइंट एक्सेप्ट किया गया है उसके लिए फर्म यानी कि बी एंड सी भी लायबल हो जाएंगे। क्यों लायबल हो जाएंगे? क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी है इसको इस रेस्ट्रिक्शन के बारे में नहीं पता था। तो अगर कोई पार्टनर अपनी अथॉरिटी को एक्सीड करता है और थर्ड पार्टी को रेस्ट्रिक्शन के बारे में नहीं पता है, तो ऐसे में ये जो एक्ट है पार्टनर के द्वारा अपनी अथॉरिटी को एक्सीड करने का, उससे बाकी फर्म जो है वो बाउंड हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखा क्या हुआ, एक बार उसको पढ़ते हैं, इसकी लैंग्वेज को पढ़ते हैं। अंडर द फॉलोइंग conditions, the restrictions imposed on the implied authority of a partner by agreement shall be effective against a third party. थर्ड पार्टी के अगेंस्ट ये रेस्ट्रिक्शन कब एग्जिस्ट करेंगे, कब इफेक्टिव होंगे? पहला, थर्ड पार्टी नोज अबाउट द रेस्ट्रिक्शन, यानी कि अगर थर्ड पार्टी को पता था कि पार्टनर की अथॉरिटी रेस्ट्रिक्टेड है, तो फिर ऐसे में अगर पार्टनर ने क्या किया, अपनी अथॉरिटी को एक्सीड किया है, तो वो फर्म को बाइंड नहीं कर पाएगा। दूसरा, थर्ड पार्टी डज नॉट नो दैट ही इज डीलिंग विद अ पार्टनर इन अ फर्म, यानी कि अगर थर्ड पार्टी को पता ही नहीं था कि वो पार्टनर से डील कर रहा है, उसको लगा कि वो किसी और से डील कर रहा है, तो ऐसे में अगर उसको लग रहा है कि वो पार्टनर है ही नहीं, तो फिर ऐसे में वो उसको एज अ पार्टनर बाइंड कर ही नहीं पाएगा। आप किसी पर्सन को एज अ पार्टनर तो तब बाइंड कर पाओगे ना जब आपको पता होगा कि वो पार्टनर है। तो अगर मिस्टर डब्ल्यू ने मिस्टर ए के साथ में कोई डील किया और मिस्टर डब्ल्यू को पता ही नहीं था कि ए पार्टनर है, उसको लगा एम्प्लॉई है, और बाद में मिस्टर डब्ल्यू जो है वो मिस्टर ए को एज अ पार्टनर बाइंड करना चाहता है, तो क्या वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो वही बात यहाँ पर दी गई है, दो चीज़ें, या तो जो थर्ड पार्टी उसको रेस्ट्रिक्शन का पता था या फिर उसको नहीं पता था कि वो एक पार्टनर के साथ में डील कर रहा है, तो ऐसे में ये जो रेस्ट्रिक्शन है अथॉरिटी पर वो इफेक्टिव हो जाएगा अगेंस्ट थर्ड पार्टी। It was all about section 20. Let's come to section 21. Partners authority in an emergency. ऊपर हमने जो बात की वो नॉर्मल कंडक्ट से रिलेटेड थी, यूजुअल बिजनेस से रिलेटेड थी, लेकिन इमरजेंसी के केस में क्या हो जाएगा? इमरजेंसी के केस में पार्टनर के पास में वो सारे राइट्स आ जाएंगे, वो सारे एक्ट करने के राइट आ जाएंगे जो कि एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस का पर्सन करता फर्म को किसी लॉस से बचाने के लिए। यानी कि अगर फर्म किसी लॉस की स्थिति में आ गई है तो पार्टनर के पास में सारे राइट आ जाएंगे फर्म को उस लॉस से बाहर निकालने के लिए, बचाने के लिए, जो कि एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस का पर्सन करता। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 21। लेट्स कम टू सेक्शन 23। सेक्शन 22 की हमने रीडिंग की थी सेक्शन 19 के साथ में ऊपर इम्प्लाइड अथॉरिटी के बारे में। आई विल टेल यू अबाउट इट लेटर। सेक्शन 23 टॉक्स अबाउट इफेक्ट ऑफ एडमिशंस बाय अ पार्टनर। यहाँ पर एडमिशन का क्या मतलब है? यहाँ पर एडमिशन का मतलब है रिप्रेजेंटेशन या फिर स्टेटमेंट। यानी कि अगर कोई पार्टनर कोई एडमिशन करता है, यानी कि कोई रिप्रेजेंटेशन देता है, कोई स्टेटमेंट देता है, तो उसका क्या इफेक्ट रहेगा? उसका इफेक्ट ये रहेगा कि हर एक पार्टनर की स्टेटमेंट जो है वो बाकी सारी फर्म को क्या कर देगी? बाइंड कर देगी, लायबल कर देगी। यहाँ पर एग्जाम्पल कौन सा दिया हुआ है कि एक्स एंड वाई दो पार्टनर्स थे, ठीक है, किसमें डील करते थे? स्पेयर पार्ट्स, जो कि डिफरेंट ब्रांड्स के थे। जी जो है वो आया एक्स के पास में इसको स्पेयर पार्ट खरीदें, और एक्स जो है उसने उसको जी को सजेशन दिया कि आप ये वाला स्पेयर पार्ट ले लो। और जब जी ने वो जो स्पेयर पार्ट था वो क्या किया? वो अप्लाई किया अपनी मोटरसाइकिल पर, उससे क्या हो गया? फर्म ये जो मोटरसाइकिल है वो डैमेज हो गई। ऐसे में क्या सिर्फ एक्स इस चीज़ के लिए लायबल होगा? ये जो स्टेटमेंट एक्स के द्वारा गलत दी गई उसके लिए क्या सिर्फ एक्स लायबल होगा या फिर वाई भी लायबल होगा? तो यहाँ पर वाई भी लायबल होगा, क्योंकि
एक पार्टनर की स्टेटमेंट जो है वो दूसरे पार्टनर को भी लायबल कर देगी, ठीक है। पार्टनर एज एन एजेंट ऑफ ईच अदर कैन मेक बाइंडिंग एडमिशंस बट ओनली इन रिलेशन टू पार्टनरशिप ट्रांजैक्शन। सिर्फ पार्टनरशिप के ट्रांजैक्शन से रिलेटेड क्या कर सकते हैं, कोई भी बाइंडिंग स्टेटमेंट दे सकते हैं इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। एन एडमिशन और representation by a partner will not however bind the firm if his authority on the point is limited and the other party knows of the restriction। यानी कि अगर सामने वाली पार्टी को रेस्ट्रिक्शन का पता था और वो जो पार्टनर है वो उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा था कि तुम इससे रिलेटेड कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते हो, और थर्ड पार्टी को पता था कि ये जो पार्टनर है उसकी अथॉरिटी रेस्ट्रिक्टेड है, तो फिर ऐसे में दूसरी फर्म जो है उसके पार्टनर्स लायबल नहीं होंगे, अदरवाइज हो जाएंगे। ये था हमारा सेक्शन 23। लेट्स कम टू सेक्शन 24, इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर। इसका मतलब क्या है, नोटिस टू वन मीन्स नोटिस टू ऑल, यानी कि अगर एक पार्टनर के पास में क्या है, नोटिस है, नोटिस का मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन। यहाँ पर नोटिस का मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन, यानी कि अगर किसी एक पार्टनर के पास में किसी भी चीज के रिलेटेड क्या है, इंफॉर्मेशन है, तो ये मान लिया जाएगा कि सारे पार्टनर के पास में उस चीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, ठीक है। लेकिन वो इंफॉर्मेशन, वो नोटिस जो है वो किसी एक्टिंग पार्टनर के पास में होना चाहिए, यानी कि स्लीपिंग पार्टनर के पास में नहीं होना चाहिए। द नोटिस टू अ पार्टनर हु हैबिचुअली एक्ट्स इन द बिजनेस ऑफ द फर्म all matters relating to the affairs of the firm operates as a notice to the firm except in case of a fraud on the firm committed by or with the consent of that partner। यहाँ पर एक्सेप्शन क्या है, फ्रॉड के केस में ये नहीं माना जाएगा कि नोटिस टू वन इज इक्वल टू नोटिस टू ऑल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सा सिर्फ इतना सा है, मान लो लेट्स से एक्स वाई एंड जी तीन पार्टनर्स थे, ठीक है। ये एक्स जो है इसने क्या किया, इसने एक थर्ड पार्टी है मिस्टर ए, ठीक है। मिस्टर ए जो है वो क्या करते हैं, गुड्स सेल करते हैं। मिस्टर एक्स ने क्या किया, मिस्टर ए को कहा कि तुम क्या करो, मुझे डैमेज्ड गुड्स सेल कर दो फर्म के लिए, ठीक है। फर्म के बिहाफ पर मैं क्या कर रहा हूँ, डैमेज्ड गुड्स, तुमसे डिफेक्टिव गुड्स परचेज कर रहा हूँ, जो कि नॉर्मल जिसकी मार्केट प्राइस क्या है 50,000 है डैमेज की बात में, ठीक है। डैमेज गुड्स की मार्केट प्राइस क्या है 50,000 रुपये, मैं तुमको इसको नॉर्मल एकदम सही गुड्स की प्राइस देता हूँ कितने, 1 लाख रुपीस, ठीक है। फर्म के बिहाफ पर एक्स ने क्या किया, 50,000 के गुड्स जो थे वो क्या कर लिए, 1 लाख रुपए में खरीद लिए। अब वाई एंड जी को कुछ समय बाद में पता चला कि ये जो गुड्स हैं वो क्या है, डिफेक्टिव है, डैमेज्ड है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ए को कहा कि तुम क्या करो, तुम अभी हमको वापस पैसे दो या फिर ये गुड्स हैं वो वापस ले लो, ठीक है। तो मिस्टर ए ने कहा कि आपके इस पार्टनर को पता था और उसने क्या किया, उसने इन गुड्स को मुझसे परचेज किया, क्योंकि इनके बीच में क्या हुआ था, इनके बीच में डीलिंग हुआ था कि जो डिफरेंस 50,000 है वो हम अपने आप में पर्सनली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या किया गया, फर्म के ऊपर फ्रॉड किया गया, किसके द्वारा, पार्टनर के द्वारा, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ में मिलके क्या हुआ है, पार्टनर ने फर्म पे फ्रॉड कमिट किया है। तो फिर ऐसे में ये जो नोटिस टू मिस्टर एक्स है इसको नोटिस टू ऑल नहीं माना जाएगा। आई बात समझ में। तो वैसे तो जनरली नोटिस टू वन मीन्स नोटिस टू ऑल, लेकिन अगर फ्रॉड किया गया है तो ऐसे में ऐसा नहीं माना जाएगा कि नोटिस टू वन वॉज इक्वल टू नोटिस टू ऑल। तो पहले हम आ जाते हैं लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म, यानी कि जो भी फर्म के द्वारा एक्ट किया जा रहा है, फर्म के नाम से जो भी एक्ट किया जा रहा है उसके लिए पार्टनर क्या हो जाएंगे, जॉइंटली एंड सेवरली लायबल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जॉइंटली एंड सेवरली लायबल। फॉर एग्जाम्पल फर्म जो है उसने क्या किया है, किसी और पेटेंट का या फिर किसी ट्रेडमार्क का इन्फ्रिंजमेंट किया है, तो ऐसे में जो भी लॉस निकल कर आता है, जो भी लायबिलिटीज निकल कर आती है, उसको कौन पे ऑफ करेगा, उसके लिए कौन जिम्मेदार माना जाएगा, सारे पार्टनर्स। किस तरीके से, जॉइंटली एंड सेवरली। तो ये था हमारा सेक्शन 25, ऑल पार्टनर्स शैल बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे सेक्शन 26 पर, लायबिलिटी ऑफ फर्म फॉर द रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ अ पार्टनर। पहले हमने क्या पढ़ा, लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर द एक्ट ऑफ फर्म। अब क्या पढ़ रहे हैं, लायबिलिटी ऑफ फर्म
फॉर द एक्ट ऑफ द पार्टनर, यानी कि अगर पार्टनर जो है उसने ड्यूरिंग ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस कोई गलत काम कर लिया, कोई रॉन्गफुल एक्ट किया है, तो ऐसे में उसके लिए कौन लायबल हो जाएगा? फर्म, यानी कि सारे के सारे पार्टनर लायबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर दिया क्या हुआ है, सेक्शन 26, द फर्म इज लायबल टू द सेम एक्सटेंट एज द partner for any loss or injury caused to a third party by wrongful acts of a partner if they are done by the partners while acting first in the ordinary course of business, second with the authority of partner, यानी कि बाकी सारे पार्टनर्स की ऑथोरिटी के साथ में अगर किसी पार्टनर ने कोई रॉन्गफुल एक्ट किया है तो उसके लिए कौन लायबल हो जाएगा? सारी फर्म लायबल हो जाएगी। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 26। अब आ जाते हैं हमारे सेक्शन 27 पर, लायबिलिटी ऑफ फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर, यानी कि अगर किसी पार्टनर ने कोई प्रॉपर्टी रिसीव हुई किसी थर्ड पार्टी से और उसको क्या कर दिया? मिस अप्लाई कर लिया, गलत तरीके से उसको कहीं अप्लाई कर लिया, उसके लिए कौन लायबल होगा? उसके लिए लायबल होगी हमारी फर्म। Where a partner acting within his apparent authority receives money or property from a third party and misapplies it, यानी कि अगर किसी पार्टनर ने क्या किया, अपनी ऑथोरिटी में, अपनी apparent ऑथोरिटी में किसी थर्ड पार्टी से क्या किया, कोई मनी या फिर प्रॉपर्टी रिसीव की है और उसको क्या कर लिया, कहीं और लगा लिया। फॉर एग्जाम्पल, किसी पार्टनर ने, मिस्टर ए ने 10,000 रुपीज रिसीव किए थर्ड पार्टी से और उसको लगा लिया ड्रीम 11 पर, ये क्या है? मिस एप्लीकेशन है। या फिर फर्म ने क्या किया, फर्म ने कोई प्रॉपर्टी रिसीव की थी, कोई मनी रिसीव किया था ड्यूरिंग बिजनेस, ठीक है, और वो जो मनी थी, वो जो प्रॉपर्टी थी, किसी पार्टनर ने लेके क्या कर दी, उसको मिसअप्लाई कर दिया, यानी कि फर्म की कस्टडी में एक बार के लिए कोई प्रॉपर्टी या फिर मनी आई और पार्टनर ने उठा के उसको मिसअप्लाई कर लिया, तो ऐसे में इसके लिए लायबल कौन हो जाएगा? फर्म लायबल हो जाएगी। फर्म जो है वो थर्ड पार्टी को ये एक्सक्यूज नहीं दे सकती कि यार ये जो पैसे मिले थे वो तो पार्टनर ने कहीं गलत जगह लगा ली, ऐसा नहीं किया जा सकता। आपको जो लॉस हुआ है थर्ड पार्टी को उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 27। सेक्शन 28, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, हम यूनिट 1 में पढ़ चुके हैं। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट क्या होता है? जो कि अपने खुद के बिहेवियर से या फिर खुद के रिप्रेजेंटेशन से या फिर किसी और पर्सन को अलाउ करता है कि मुझे क्या किया जाए, रिप्रेजेंट किया जाए एज अ पार्टनर, तो वो क्या कहलाता है? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। और जिस थर्ड पार्टी के सामने ऐसा रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है उसके प्रति वो लायबल हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन 29 पर, राइट ऑफ पार्टनर्स, राइट ऑफ ट्रांसफरी ऑफ अ पार्टनर्स इंटरेस्ट, यानी कि अगर कोई पार्टनर अपना जो इंटरेस्ट है किसी थर्ड पार्टी को, किसी पर्सन को क्या करता है? ट्रांसफर कर देता है, तो उस ट्रांसफरी के पास में क्या क्या राइट्स आ जाते हैं। तो ऐसे में दो तरीके से राइट्स चलेंगे। पहला, जब तक पार्टनरशिप का बिजनेस कंटिन्यू है, और दूसरा, या तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है या फिर वो जो पार्टनर है वो क्या हो रहा है? रिटायर हो रहा है। तो ड्यूरिंग कंटिन्यूएंस ऑफ पार्टनरशिप, ट्रांसफर इज नॉट एंटाइटल्ड टू इंटरफेयर इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, यानी कि आप कंडक्ट ऑफ बिजनेस में इंटरफेयर नहीं कर सकते हो, दखल अंदाजी नहीं कर सकते हो। वो राइट किसका है? वो राइट पार्टनर का है। दूसरा, टू रिक्वायर अकाउंट्स, आप अकाउंट्स भी ले नहीं सकते हो। और तीसरा, इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ द फर्म, यानी कि फर्म की बुक्स को आप इंस्पेक्ट भी नहीं कर सकते हो। ही इज बाउंड टू एक्सेप्ट द प्रॉफिट एज अग्रीड बाय द पार्टनर, यानी कि पार्टनर्स ने जितना आपको अग्रीड प्रॉफिट दिया है उसको आपको लेना पड़ेगा, आप उस पर कुछ भी नानुकुर नहीं कर सकते हो। उसके बाद में ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और ऑन रिटायरमेंट, यानी कि अगर पार्टनर रिटायर हो गया या फिर फर्म डिसॉल्व हो रही है, तो ऐसे में वो जो ट्रांसफर है वो क्या कर सकता है? टू रिसीव द शेयर ऑफ द एसेट ऑफ द फर्म, यानी कि क्या कर सकता है? या तो फर्म की जो एसेट्स है उनका शेयर लेगा और उसके अलावा क्या करेगा? ही इज एन एंटाइटल्ड टू अकाउंट एज फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, यानी कि जब से डिसोल्यूशन की डेट हुई उसके बाद में उसका जो भी शेयर है उसको एसेटर्न करने के लिए वो अकाउंट ले सकता है। तो ट्रांसफरी के राइट कौन कौन से हैं? पहला, ड्यूरिंग कंटिन्यूएंस ऑफ पार्टनरशिप आप सिर्फ प्रॉफिट ले सकते हो, आप क्या नहीं कर सकते हो? फर्म के कंडक्ट में इंटरफेयर नहीं कर सकते हो, अकाउंट्स नहीं रिक्वायर कर सकते हो, बुक्स को इंस्पेक्ट नहीं कर सकते हो। डिसोल्यूशन के समय पर आप क्या कर सकते हो? आप जो शेयर है आपका वो ले सकते हो और अपने शेयर को एसेटर्न करने के लिए डिसोल्यूशन की डेट से जो अकाउंट्स बनकर निकल कर आ रहे हैं उनको आप रिक्वायर कर सकते हो, वो आप मांग सकते हो।
इसके बाद आ जाते हैं हमारे सेक्शन 30 पर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर एग्जामिनेशन। क्या बात करता है ये? माइनर के राइट की बात करता है। क्या माइनर पार्टनरशिप में एडमिट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन ओनली फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। तो माइनर के राइट्स होते क्या क्या है? पहला, ड्यूरिंग, जब तक वो पार्टनर है एज अ माइनर, तो उसके राइट क्या होंगे? राइट टू अग्री शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एंड ऑफ द फर्म, यानी कि फर्म का जो शेयर निकल कर आ रहा है उसका प्रॉफिट का, उसके लिए उसका राइट है, एंटाइटलमेंट है। उसके अलावा वो क्या कर सकता है? एक्सेस कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, कॉपी ले सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, यानी कि फर्म के जो अकाउंट्स है उनको एक्सेस कर सकता है, उनको इंस्पेक्ट कर सकता है और उसकी कॉपी भी ले सकता है। उसके अलावा कैन स्यू द पार्टनर्स फॉर अकाउंट्स एंड फॉर पेमेंट ऑफ ए शेयर, यानी कि पार्टनर्स जो है उनके ऊपर केस फाइल कर सकता है। किसके लिए? अगर उसको अकाउंट्स नहीं दिखाए जा रहे हैं सही, क्योंकि अकाउंट्स को देखने की तो उसका राइट है, लेकिन अगर उसको अकाउंट्स का एक्सेस नहीं मिल रहा है या फिर गलत उसको अकाउंट्स रेंडर किए जा रहे हैं, तो वो क्या कर सकता है? फर्म के ऊपर केस कर सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब वो अपना कनेक्शन जो है वो फर्म के साथ में तोड़ रहा है। ड्यूरिंग हिज पार्टनरशिप वो अकाउंट्स के लिए सूट फाइल नहीं कर सकता है। उसके अलावा ऑन अटेनिंग मेजोरिटी, यानी कि जब वो मेजर हो जाएगा उसको क्या करना रहेगा? 6 महीने में इलेक्ट करना पड़ेगा। क्या इलेक्ट करना पड़ेगा? कि वो पार्टनर बनना चाहता है या फिर नहीं बनना चाहता है। अगर वो बनना चाहता है देन वेल एंड गुड, अगर वो नहीं बनना चाहता है तो फिर ऐसे में क्या हो जाएगा? उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। इसकी लायबिलिटी क्या हो जाएंगी? माइनर की लायबिलिटी हो जाएंगी फर्स्ट, बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी एंड आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी। बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी में क्या आएगा? लायबिलिटी कन्फाइंड टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर इन द प्रॉफिट्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। क्या पार्टनर पर्सनली लायबल होगा? क्या माइनर पार्टनर पर्सनली लायबल होगा किसी भी चीज के लिए? नहीं। सिर्फ कहाँ तक लायबल होगा? जितना उसका शेयर है प्रॉफिट में और फर्म की प्रॉपर्टी में। उसके अलावा क्या डेट्स के लिए उसकी पर्सनल लायबिलिटी आएगी? नहीं आएगी। क्या वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। उसके बाद में जब वो मेजर हो जाता है तो ऐसे में 2 सिनेरियोज बनकर आते हैं। पहला, वो डिसाइड करता है कि इसको पार्टनर बनना है, या फिर वो डिसाइड करता है कि इसको पार्टनर नहीं बनना है। अगर वो डिसाइड करता है कि वो पार्टनर बनना चाहता है या फिर वो 6 महीने के अंदर अंदर नोटिस देना भूल जाता है, नहीं दे पाता है, तो वो क्या बन जाएगा? वो पार्टनर बन जाएगा। तो ऐसे में क्या हो जाएगा? व्हेन ही बिकम्स पार्टनर ऑन हिज ओन विलिंगनेस और बाय हिज फेलियर टू गिव पब्लिक नोटिस विद इन स्पेसिफाइड टाइम। तो ऐसे में क्या हो जाएगा? पार्टनर जो माइनर है वो पर्सनली लायबल हो जाएगा किसके प्रति? थर्ड पार्टीज के प्रति, फॉर ऑल एक्ट्स डन ऑफ द फर्म सिंस ही वाज एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। जब से वो एज अ माइनर पार्टनरशिप के बेनिफिट में क्या किया गया था? एडमिट किया गया था। तब से जो भी लायबिलिटीज निकल कर आ रही है, तब से जो भी लायबिलिटीज हैं उन सब के लिए क्या हो जाएगा? वो लायबल हो जाएगा पर्सनली। उसके बाद में हिज शेयर इन द प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म रिमेन सेम टू विच ही वाज एंटाइटल्ड एज अ माइनर। एज अ माइनर उसका जो शेयर था वो ही आफ्टर मेजोरिटी भी रहेगा। लेकिन अगर वो इलेक्ट करता है कि वो पार्टनर नहीं बनना चाहता है तो उसकी लायबिलिटी क्या होंगी? राइट्स एंड लायबिलिटीज कंटिन्यू टू बी दोज ऑफ अ माइनर अप टू द डेट ऑफ गिविंग पब्लिक नोटिस। यानी कि मान लो अगर वो 1 अप्रैल को क्या बन गया? मेजर हो गया, एंड 1 जून को उसने क्या किया है? पब्लिक नोटिस किया है। तो ऐसे में 1 जून से पहले तक की जो भी लायबिलिटीज थी वो उसके लिए क्या हो जाएगा? एज अ माइनर लायबल रहेगा। भले ही वो मेजर हो गया है 1 अप्रैल को, लेकिन ये जो आपको 6 महीने का इम्यूनिटी पीरियड दिया गया है उस पीरियड में क्या हो जाएगा? 1 जून से पहले जो भी लायबिलिटीज हुई है फर्म की उसके लिए वो एज अ माइनर लायबल होगा। ठीक है। His share shall not be liable for any acts done of the firm after the date of notice, यानी कि 1 जून के बाद में फर्म की जो भी एक्ट्स हैं उसके लिए इसका शेयर लायबल नहीं रहेगा। उसके अलावा ही shall be entitled to sue the partner for his share of the property and profits. Such minor shall give notice to the registrar that he has not become a partner, यानी कि पार्टनर चाहे मेजर अगर वो इलेक्ट करता है कि वो पार्टनर नहीं बनना चाहता है तो भी वो खुद के शेयर के लिए सूट फाइल कर सकता है अगर उसको अपना शेयर नहीं मिल रहा है तो। और अगर वो इलेक्ट करता है कि मैं पार्टनर बना हूँ या फिर नहीं बना हूँ तो उसको रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास जाके इंटीमेट करना रहेगा। उसके बाद में आ जाते हैं सेक्शन 31 इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनर। इसमें क्या बोला गया है?
कोई भी पार्टनर अगर इंट्रोड्यूस किया जाता है फर्म में तो सारे पार्टनर की कंसेंट लगेगी, उसके बाद ही क्या होगा, वो एज अ पार्टनर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, उसको एडमिट किया जा सकता है। लेकिन अगर आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, मान लो आपके बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट है कि मेजोरिटी ऑफ पार्टनर की कंसेंट से कोई नया पार्टनर आ सकता है, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट प्रिवेल कर जाएगा। लेकिन जनरली सारे पार्टनर की कंसेंट से ही कोई नया पार्टनर आ सकता है, और उसकी जो लायबिलिटी है वो सिर्फ उन एक्ट्स के लिए होगी जो कि उसकी एडमिशन के बाद में किए गए, उसके एडमिशन की पहले की चीजों के लिए वो लायबल नहीं होगा। सेक्शन 32 पर आ जाते हैं, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, यानी कि रिटायरमेंट पर क्या क्या होगा। सेक्शन 32 विद द कंसेंट ऑफ, रिटायरमेंट जो है वो किस तरीके से हो सकता है पार्टनर का, पहला विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, या फिर एक्सप्रेस अग्रीमेंट, या फिर बाय गिविंग नोटिस इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। यानी कि पार्टनर किस तरीके से रिटायर हो सकता है, पहली बात, या तो उनका एक्सप्रेस अग्रीमेंट है। फॉर एग्जाम्पल पार्टनर्स के बीच में अग्रीमेंट है कि हर पार्टनर जो कि 60 इयर्स की एज का हो जाता है वो क्या हो जाएगा, वो रिटायर हो जाएगा, तो ऐसे में वो रिटायर हो सकता है। या फिर सारे पार्टनर्स कंसेंट कर दिए हैं कि क्या हो जाओ आप रिटायर हो सकते हो, तो भी आप रिटायर हो सकते हो। या फिर पार्टनरशिप एट विल है, तो फिर कोई भी पार्टनर क्या कर सकता है, बाकी सारे पार्टनर्स को नोटिस देके रिटायर हो सकता है। उसके बाद में क्या है, रिटायरिंग पार्टनर में बी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी टू एनी थर्ड पार्टी इफ अग्रीमेंट विद थर्ड पार्टी एंड अदर पार्टनर्स। मान लो जब तक वो पार्टनर था तब तक कोई जो भी लायबिलिटीज इनकर की गई हैं उसके लिए तो वो लायबल होगा, लेकिन अगर वो चाहता है, जो रिटायरिंग पार्टनर है वो चाहता है कि किसी थर्ड पार्टी के प्रति जो भी लायबिलिटी आ रही है उससे वो डिस्चार्ज हो जाए, एब्जॉल्व हो जाए, तो ऐसे में अगर उस थर्ड पार्टी के साथ में और बाकी सारे पार्टनर्स के साथ में अग्रीमेंट हो जाता है, उनकी कंसेंट मिल जाती है, तो वो उस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जो भी लायबिलिटी हो रही है उसके लिए क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, एब्जॉल्व हो जाएगा। पार्टनरशिप जो है रिटायरमेंट के केस में हर पार्टनर को क्या देना होता है, पब्लिक नोटिस देना होता है। अगर आपने पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो क्या मान लिया जाएगा, आप अभी भी पार्टनर हैं और फर्म के जो भी एक्ट्स हैं उनके लिए आप लायबल हो जाएंगे। तो इफ पब्लिक नोटिस ऑफ रिटायरमेंट इज नॉट गिवन, पार्टनर कंटिन्यू टू बी लायबल। ठीक है, अगर आपने पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो जब तक आपने नहीं दिया है तब तक की फर्म के सारे एक्ट्स के लिए आप लायबल हो जाओगे। नोटिस में बी गिवन बाय रिटायर्ड पार्टनर और एनी अदर पार्टनर। नोटिस चाहे तो रिटायर्ड पार्टनर दे या फिर दूसरा कोई पार्टनर भी देते तो भी वैलिड माना जाएगा। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिटायर्ड पार्टनर को ही नोटिस देना रहेगा। तो सेक्शन 32 में ये 4 बातें थी। पहला, पार्टनर रिटायर हो कैसे सकता है, उसके बाद में थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जो भी लायबिलिटी उसके अगेंस्ट अगर डिस्चार्ज चाहिए अपन को तो वो किस तरीके से हो सकता है, उसके अलावा पब्लिक नोटिस आपको देना रहेगा, और जो पब्लिक नोटिस है वो रिटायर्ड पार्टनर या फिर कोई और पार्टनर भी दे सकता है। अब आ जाते हैं हमारे एक्सपल्जन ऑफ पार्टनर पे। फिर से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सपल्जन, यानी कि किसी पार्टनर को निकाल दिया जाना। अब पार्टनर में बी एक्सपेल्ड फर्स्ट इफ पावर ऑफ एक्सपल्जन एग्जिस्टेड इन द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर। क्या होना चाहिए, 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए अगर आप पार्टनर को निकालना चाहते हैं। पहला, आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि जो पार्टनर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, किसी पार्टनर को एक्सपेल कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। दूसरा, ये जो एक्सपल्जन का पावर है वो कौन एक्सरसाइज करेगा, मेजोरिटी ऑफ पार्टनर। ठीक है, और तीसरा क्या है, ये जो पावर है वो आप गुड फेथ में एक्सरसाइज करेंगे, मेलाफाइड या फिर गलत इंटेंशन के साथ में आप ये जो आपका पावर है वो एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे सेक्शन 34 पर, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। अगर पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंस रहेंगे। तो पहली बात, जैसे ही कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है उसी दिन से, जिस दिन ऑर्डर आ गया कोर्ट का कि किसी पार्टनर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया, एडजुडिकेट कर दिया गया, उसी दिन से उसका पार्टनरशिप से रिलेशन खत्म हो जाएगा। इंसॉल्वेंट पार्टनर विल सीज टू बी अ पार्टनर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन। उसके बाद में जिस दिन से एडजुडिकेशन किया गया उसके बाद से उसका जो एस्टेट है वो फर्म के किसी भी एक्ट के लिए लायबल नहीं होगा। उसी तरीके से फर्म भी जो है वो इंसॉल्वेंट पार्टनर के किसी भी एक्ट के लिए लायबल नहीं होगी। उसके अलावा इंसॉल्वेंसी विल लीड टू डिसॉल्यूशन सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। ये एक बेसिक सी बात है जो हमने पढ़ी थी, किसी भी पार्टनर की डेथ या इंसॉल्वेंसी से क्या हो जाता है, फर्म डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन अगर आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है कि किसी पार्टनर की इंसॉल्वेंसी से
जो फर्म है वो डिसॉल्व नहीं होगी तो वो अग्रीमेंट प्रिवेल कर जाएगा। लेकिन जनरली तो क्या हो जाएगा, अगर कोई इंसॉल्वेंट पार्टनर है तो फिर ऐसे में क्या हो जाएगा, फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने 4 पॉइंट्स पढ़े। पहला, जिस दिन ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन आ गया उस दिन से वो पार्टनर नहीं रहेगा। दूसरा, जो पार्टनर का एस्टेट है वो फर्म के एक्ट के लिए लायबल नहीं होगा आफ्टर एडजुडिकेशन, और उसी तरीके से जो फर्म है वो भी पार्टनर के एक्ट के लिए लायबल नहीं होगी आफ्टर एडजुडिकेशन। उसके अलावा इंसॉल्वेंसी जो है उसके कारण क्या हो जाता है, फर्म का डिसॉल्यूशन सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर। उसके आगे आ जाते हैं सेक्शन 35 पर, लायबिलिटी ऑफ एस्टेट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, यानी कि अगर कोई पार्टनर का डेथ हो जाता है तो ऐसे में उसके एस्टेट की लायबिलिटी क्या रहेगी, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर केस स्टडीज आती है। इसमें दिया क्या हुआ है, जिस दिन किसी पार्टनर की डेथ हो गई उसके बाद से उसका जो एस्टेट है वो फर्म के एक्ट के लिए लायबल नहीं होगा। यानी कि अगर नॉर्मली तो क्या होता है, कोई पार्टनर अगर रिटायर होता है तो उसका पब्लिक नोटिस देना होता है, लेकिन डेथ के केस में, इंसॉल्वेंसी के केस में आपको कोई पब्लिक नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ABC 3 पार्टनर थे और यहाँ पर हुआ क्या, मिस्टर A जो है वो क्या हो गए, वो हो गए इंसॉल्व और उनकी डेथ हो गई। ABC 3 पार्टनर्स थे, A जो है ही डाइड। ऐसे में B और C जो है इन्होंने कोई पब्लिक नोटिस नहीं दिया है A की डेथ का और ये बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं। मिस्टर X जो है इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इस फर्म के साथ में डील किया है विदाउट नोइंग कि A जो है उसकी डेथ हो चुकी है। तो क्या A का एस्टेट जो है वो मिस्टर X के प्रति लायबल हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि डेथ के केस में सिर्फ डेथ तक की लायबिलिटी आती है, डेथ के बाद की लायबिलिटी नहीं आती है। तो ये हो गया आपका सेक्शन 35। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन 36 पर, राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन कॉम्पिटिंग बिजनेस। अगर कोई पार्टनर फर्म छोड़कर जा रहा है तो क्या वो कॉम्पिटिंग बिजनेस कैरी ऑन कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन अगर आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है कि आप नहीं करोगे कॉम्पिटिंग बिजनेस कैरी ऑन तो फिर वो अग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा। तो आउटगोइंग पार्टनर में कैरी ऑन कॉम्पिटिंग बिजनेस बट ही कैन नॉट, लेकिन वो क्या नहीं कर सकता है, यूज फर्म नेम यानी कि फर्म का नाम यूज नहीं कर सकता है, रेप्रेजेंट हिमसेल्फ एज कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म, अपने आप को ऐसा रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है कि वो अभी भी क्या कर रहा है, फर्म का बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है। तीसरा, सॉलिसिट द कस्टम ऑफ पर्सन्स हु वर डीलिंग विद द फर्म बिफोर ही सीज टू बी अ पार्टनर, यानी कि जो पुरानी जो फर्म थी जिसको छोड़ के जा रहा है उसके क्लाइंट्स को सॉलिसिट नहीं कर सकता, उसको उसके क्लाइंट्स को अपनी तरफ एडवर्टीज नहीं कर सकता, बुला नहीं सकता है। He may also agree that he won't carry on similar business after retirement within a specified period or local limits. वो चाहे तो क्या कर सकता है, अग्री कर सकता है पार्टनर्स के साथ में कि वो स्पेसिफाइड लोकल लिमिट में या फिर स्पेसिफाइड टाइम के लिए सिमिलर बिजनेस कैरी ऑन नहीं करेगा और ये अग्रीमेंट पूरी तरीके से वैलिड माना जाएगा। सेक्शन 37 क्या बात करता है, राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर इन सर्टेन केसेस टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट। वैसे तो जनरली क्या होता है, अगर कोई भी पार्टनर रिटायर हो गया तो रिटायरमेंट की डेथ तक जो प्रॉफिट है उसमें उसको शेयर मिलेगा, उसके बाद का शेयर उसके बाद के शेयर के लिए वो एंटाइटल नहीं होता है। लेकिन सर्टेन केसेस में क्या हो जाएगा, वो बाद के शेयर के लिए एंटाइटल होगा। किस केस में होगा, मान लो 1 जनवरी को या 31 दिसंबर को कोई पार्टनर जो है वो क्या हो गया, रिटायर हो गया। अब इसका जो शेयर निकल कर आ रहा था, ये निकल कर आ रहा था 50 लाख। अभी 6 महीने हो गए, ठीक है, जून आ गया है, लेकिन जून भी खत्म हो गया है और ये जो रिटायर्ड पार्टनर है इसको इसका शेयर मिला ही नहीं है। इस 50 लाख रुपए का यूज करके फर्म अभी भी बिजनेस चला रही है। तो ऐसे में इस पार्टनर के पास राइट आ जाएगा। क्या राइट आ जाएगा, या तो इसको क्या दिया जाए, इसको इस 50 लाख रुपए का यूज करके फर्म ने जितना प्रॉफिट कमाया है उसका शेयर मिल जाए, या फिर इस 50 लाख रुपए पर 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट मिल जाए। तो ये क्या है, राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर। अगर विद इन अ रीजनेबल टाइम आपका फाइनल सेटलमेंट नहीं होता है आपके शेयर का, तो ऐसे में आप क्या करोगे, फर्म जो है वो या तो 6% पर एनम के हिसाब से उस अमाउंट पर इंटरेस्ट देगी, या फिर वो जो शेयर निकल कर आ रहा था वो जो फर्म यूज कर रही थी, तो ऐसे में उसका जो शेयर निकल कर आ रहा है प्रॉफिट का, वो आपको क्या करना पड़ेगा, अब उस रिटायर्ड पार्टनर को देना पड़ेगा। ये था सेक्शन 37। सेक्शन 38 पर आ जाते हैं, रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी, यानी कि अगर किसी पर्सन ने, किसी थर्ड पार्टी ने क्या किया है
किसी और पर्सन को गारंटी दी है, किसके लिए, फर्म के ट्रांजैक्शन के लिए। यानी कि यहाँ समझते हैं, ये एक थर्ड पार्टी थी, ये है कोई पर्सन, ये है फर्म। इस पर्सन ने क्या किया, इस थर्ड पार्टी को गारंटी दी है, किसके लिए, फर्म के साथ में ट्रांजैक्शन के लिए। यानी कि मान लो ये जो पर्सन है, इसने थर्ड पार्टी को कहा है कि आप क्या करो, आप इस फर्म को, इस पार्टनरशिप फर्म को गुड सेल करो क्रेडिट पर। अगर इन्होंने आपको टाइमली पेमेंट नहीं किया तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको पेमेंट करूंगा। और ये गारंटी क्या है, कंटिन्यू नेचर की। यानी कि मान लो एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के लिए नहीं, एक सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए। यानी कि इस पर्सन ने कहा है कि 1 साल तक क्या करो, आप इसको, इस फर्म को गुड सेल करते रहो। अगर ये जो फर्म है आपको अमाउंट पे नहीं करती, रीपे नहीं करती, तो मैं आपको रीपे करूंगा। ये क्या कंटिन्यू गारंटी है। तो यहाँ ये बोला जा रहा है कि जो अगर कोई पर्सन किसी थर्ड पार्टी को फर्म के ट्रांजैक्शन के रिलेटेड अगर कोई कंटिन्यू गारंटी देता है तो वो गारंटी ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। कब, अगर फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज आता है। चेंज हमने 4 तरीके के पढ़े थे। अगर कोई पार्टनर नया आता है, या फिर कोई जाता है, या फिर कोई अदर एडवेंचर कैरी ऑन करती है फर्म, या फिर फिक्स टर्म से आगे भी कैरी ऑन किया जाता है बिजनेस को। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो ऐसे में क्या हो जाएगा, कंटिन्यू गारंटी ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगी। ये हो जाता है हमारा यूनिट 2 फिनिश। यहाँ तक हमारा जो भी डिस्कशन था, आई होप आपको समझ में आया होगा, यू लाइक्ड इट। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा वो होगा यूनिट 3 के रिवीजन पर। थैंक्स अ लॉट।